जय जोहार एस्पायरेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम देखने वाले हैं रणभूमि सीरीज़ 2026 में जो हिमालय से जो नदियाँ निकलती हैं, हिमालय की नदियाँ, और कुछ इम्पोर्टेंट झील के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। ये है हिमालय नदी का अपवाह तंत्र। तो हिमालय नदी में मतलब हिमालय से जो निकलने वाली नदियां हैं, जैसे कि सिंधु और उसके बाद पंचनद। और ये पंचनद कौन सी हैं? तो इसके लिए ट्रिक है JCRVS। जे से झेलम, ठीक है, C से चिनाब, R से रावी, V से व्यास और S से सतलज। तो चलिए देखते हैं पहले सिंधु नदी के बारे में। ठीक है, तो सिंधु, जैसे ये भारत का मैप है, ठीक है, ये मैप जो है एक समझने के लिए बनाया जा रहा है। ठीक है, इस तरह से भारत का मैप है ना। अब जो इधर से, यहाँ से, यहाँ पर से, ये लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रेणी के बीच से होते हुए सिंधु नदी इस तरह से पाकिस्तान में प्रवेश करती है। ये सिंधु नदी की मैं बात कर रहा हूँ, है ना। तो ये कैलाश पर्वत श्रेणी तिब्बत साइड से, इस पार वाला जो रीजन है ये तिब्बत है, ठीक है, और तिब्बत के बोखरचू सोनेखिया ग्लेशियर से, ठीक है, बोखरचू सोनखिया ग्लेशियर से ये निकलती है। ठीक है, अब ये यहाँ से निकल कर ये इसका जैसे उद्गम स्थल है, और ये जो है ये आपका लद्दाख है, लद्दाख, और ये जास्कर है। इन दोनों के बीच से होते हुई ये यहाँ पर पाकिस्तान में प्रवेश करती है और इस साइड अरब सागर में जाकर मिल जाती है। ठीक है, इस तरह से लद्दाख और जास्कर से दमनज एक जगह का नाम है, ठीक है, दमनज, और यहाँ तक, ये वाले यहाँ तक में ये बहती है। तो इसकी कुल लंबाई भारत में अगर देखे जाए, ये क्या है, चिल्लड़ से होते हुए ये पाकिस्तान में प्रवेश करती है ना। और ये इसकी लंबाई, इतनी लंबाई जो है वो भारत में कितनी है, तो 1114 यानी कि 1114 किलोमीटर की दूरी तय करती है। कौन? सिंधु नदी। ठीक है, अब इसकी जो पंचनद हमने पढ़ा था ना, JCRVS, है ना, इसके बारे में भी जान लेते हैं। जैसे कि ये नदी है आपका झेलम। तो झेलम कहाँ पर मिलेगी? झेलम यहाँ से होते, मैं रेड पेन ले लेता हूँ, ठीक है, या फिर कलर चेंज कर लेते हैं, ये कलर, ठीक है, यहाँ से होते हुए झेलम जो है ये होते हुए उसके बाद इस तरह से आपका यहाँ पर मिल जाती है सिंधु नदी में। और उसके बाद झेलम के बाद क्या है, JC चिनाब, ठीक है, तो चिनाब भी यहाँ से आकर आपका इसमें मिल जाती है सिंधु नदी में। तो सिंधु नदी में मिलती है कौन सी? झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज, ठीक है। और उसके बाद रावी भी इस तरह से ऐसे जाके यहाँ पर मिल जाती है ना। ये दिखाई नहीं दे रहा है क्या? ये कलर ले लेते हैं, ये देखिए कुछ इस तरह से ये रावी है, मैं लिख देता हूँ नाम, झेलम, चिनाब, रावी, और उसके बाद व्यास जो है ना ये क्रॉस नहीं करती है, भारत में ही बहती है, ठीक है, यहाँ तक। ये सतलज नदी की सहायक नदी, और सतलज नदी निकलती है इधर से, तिब्बत से ही निकल के जाती है, इस पार से निकलती है यहाँ से, और ये होते हुए यहाँ से व्यास नदी पहले मिलती है, फिर ये क्रॉस करके सिंधु नदी में मिलती है, ठीक है, ये सतलज नदी है ना। तो पंचनद में एक नदी जो है वो व्यास नदी है, जो कि सिर्फ भारत में बहती है ना, भारत में बहती है व्यास नदी, और ये सतलज है, ठीक है। तो इस तरह से आपका JCRVS, ठीक है, ये इनकी सहायक नदी है। अभी मैंने आपको बताया कि ये भारत में कितना बहती है, तो 1114 किलोमीटर, ठीक है, 1114
14 किलोमीटर बहती है। इसकी कुल लंबाई कितनी है? अगर कुल लंबाई की बात करें तो कुल लंबाई है इसकी 2880 किलोमीटर। ठीक है, ये दमनच से ये वाला जो दमनच है ये यहाँ से प्रवेश करती है भारत में, और यहाँ से होते हुए ये आपका चिल्लड़ से, ये चिल्लड़ यहाँ पर लास्ट है, यहाँ से क्रॉस करते हुए ये पाकिस्तान में प्रवेश करती है। ठीक है, सिंधु नदी, ये झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज। ठीक है, आगे हम इन JCRVS के जो के उद्गम स्थल और उसके जो डिटेल्स हैं उसको आगे हम और पढ़ेंगे। ठीक है, अभी सिंधु नदी के बारे में जान लेते हैं। हाँ, अब आते हैं सिंधु नदी की सहायक नदी, सिंधु नदी की सहायक नदियाँ। ठीक है, तो एक होता है दाएं से बाएं से। ठीक है, तो बाएं से पहले देखते हैं बाएं से कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं। बाएं से आपका पहला है श्योक, गिलगित, शिगार और काबुल, है ना। श्योक, गिलगित, शिगार, काबुल और जास्कर। ठीक है, जास्कर के बाद है पंचनद। ठीक है, अभी मैंने आपको पंचनद के बारे में बताया। पंचनद कौन सी हैं, कौन कौन से हैं? तो JCRVS ये बाएं से मिलती हैं। ये वाला हिस्सा बायां इधर से मिल रही है, देखिए ये हिस्सा बायां है, और इधर से मिलेगी जो नदियाँ वो दाएं साइड होगा। ठीक है, नदी से। ठीक है, तो ये बाएं से कौन कौन सी नदी मिलती है? श्योक, गिलगित, शिगार, काबुल, जास्कर और पंचनद। पंचनद कौन से हैं? JCRVS। ठीक है, अब है आपका बाएं से, दाएं से कौन कौन सी नदियाँ आके मिलती हैं? इनकी सहायक नदी कौन है? तो कुर्रम, तोची, गोमल, बिबोआ, संगर, इत्यादि नदी जो है वो आपके दाएं साइड से मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट है, तो ये जो बाएं से नदियां हैं और दाएं से जो सहायक नदियां हैं इनको आपको रटना है। ठीक है, श्योक, गिलगित, शिगार, काबुल, जास्कर और पंचनद। ठीक है, कुर्रम, तोची, गोमल, बिबोआ और संगर ये नदियां हैं। आगे हम बढ़ते हैं, ये पंचनद के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सिंधु नदी के बारे में ये इतना सफिशिएंट है। तो पहली पंचनद में पहली नदी है झेलम। ठीक है, झेलम नदी। अब झेलम नदी के बारे में क्या है, ये कहाँ से निकलती है? तो ये निकलती है पीर पंजाल से। ठीक है, और पीर पंजाल में गिरिपद के शेषनाग झील से निकलती है। कौन? आपका झेलम। ठीक है, और ये क्या करती है? वूलर झील से होते हुए कहाँ प्रवेश करती है? ये करती है पाकिस्तान में प्रवेश करती है। ठीक है, और एक गहरी घाटी का निर्माण करती है। यही नदी क्या करती है? झेलम नदी एक गहरी घाटी का निर्माण करती है, गहरी घाटी जिसका नाम क्या है? बांसमंगल। ये गहरी घाटी का निर्माण करती है। ठीक है, और क्या है? इसमें एक डैम है जिसका नाम क्या है? मंगला डैम, है ना। भारत में मुजफ्फराबाद से मीरपुर तक सीमा रेखा बनाती हैं। ये हमने देखा ना, ये झेलम नदी है, ये झेलम नदी यहाँ से, ये भारत में यहाँ से लेके यहाँ तक पाकिस्तान में सीमा रेखा बनाती है। तो मुजफ्फराबाद से मीरपुर तक, मीरपुर तक, ये एक समझाने के लिए। ठीक है, आप कोशिश करना समझने की। ये इस साइड वाला हिस्सा जो पाकिस्तान पड़ जाता है ये इंडिया है, तो ये इतने बीच से बहती है कि इन दोनों के बीच में नदी एक सीमा रेखा बना देती है कि इस पार आपका भारत है और इस पार पाकिस्तान है करके। ठीक है, और कहाँ से कहाँ तक मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, ये बनाती है आपका मुजफ्फराबाद से मीरपुर तक सीमा रेखा बनाती है ना। और इसमें और परियोजनाएं, जैसे मंगला डैम तो हमने पढ़ लिया, इसमें और परियोजना है तुलबुल उरी परियोजना है। ठीक है, तुलबुल उरी परियोजना है, दो परियोजना, तुलबुल और उरी परियोजना।
ठीक है। अब आइए इसको थोड़ा ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे कि ये नदी है, ठीक है, ये पीर पंजाल है समझो, ठीक है, पीर पंजाल है ना। अब ये यहाँ से निकलती है झेलम नदी, ठीक है, झेलम नदी यहाँ से निकलती है और ये समझो कि एक दर्रा है, ठीक है, दर्रा यानी कि बीच का हिस्सा जहाँ से नदी प्रवाहित होती है, ठीक है। और इस दर्रा को क्या बोलते हैं? बारामूला दर्रा, बारामूला, ठीक है, बारामूला दर्रा, ठीक है। और इसमें क्या है? 2 परियोजना है, ठीक है, तुलबुल, उरी और किशनगंगा। तो ये परियोजना देख लेते हैं। ये परियोजना है, एक परियोजना तुलबुल है ना, एक परियोजना है आपका यहाँ पर किशनगंगा है। किशनगंगा जो है ना भारत और पाकिस्तान के बीच में विवादित है, ठीक है। और ये यहाँ पर है उरी परियोजना, ये किशनगंगा है, ये उरी परियोजना है, ठीक है, इस तरह से। और ये झेलम नदी है ना। और यहाँ पर वूलर झील से होते हुए, वूलर झील ना, वूलर झील से होते हुए ये कहाँ प्रवेश करती है? ये पाकिस्तान में प्रवेश करती है, याद रखिएगा। तो यहाँ से निकलती है आपका पीर पंजाल से होते हुए, पीर पंजाल के शेषनाग झील ना, शेषनाग झील मैंने बताया आपको, ठीक है। वहाँ से निकलते हुए ये बारामूला दर्रा में प्रवेश करते हुए, ये बारामूला दर्रा में प्रवेश करते हुए तुलबुल परियोजना है, तुलबुल परियोजना है, तुलबुल परियोजना, फिर किशनगंगा परियोजना इस नदी में है, ठीक है। मतलब किशनगंगा नदी पर है, पर किशनगंगा जो है वो झेलम नदी की सहायक नदी है, ठीक है। और किशनगंगा परियोजना है वो भारत और पाकिस्तान के बीच में विवादित है, ठीक है। और उसके बाद है उरी परियोजना, इसी नदी पर झेलम में। वूलर झील भी इसी नदी पर है, ठीक है। वूलर झील से प्रवेश करके फिर पाकिस्तान में ये प्रवेश करती है। और वूलर झील के बारे में एक चीज़ बता दूं आपको, ये सबसे मीठे पानी का झील है, मीठे पानी का झील है ना। आगे बढ़ते हैं, आगे हम देखते हैं। यहाँ पर है दूसरा आपका चिनाब नदी, चिनाब या चिनाब, ठीक है, या चिनाब भी बोलते हैं कहीं पर, ठीक है, चिनाब नदी। तो ये अच्छा एक चीज़ और क्या होता है कि हिस्ट्री में इसका प्राचीन नाम पूछता है, तो हम एक बार झेलम का प्राचीन नाम देख लेते हैं। झेलम का जो प्राचीन नाम है वो है वितिस्ता, वितिस्ता, ठीक है। और चिनाब का प्राचीन नाम है अश्कनी, अश्कनी, ठीक है। ये लिखाते हुए चल रहा हूँ ना, प्राचीन नाम, प्राचीन नाम, ठीक है। अब हम चिनाब नदी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो होता क्या है, चिनाब नदी जो है ये 2 नदियों से मिलकर बनता है, ठीक है। ये है आपका, ये ब्लू कलर ले लेते हैं, ये है आपका चंद्र और ये है भागा, ये दोनों मिलकर मिलती हैं चंद्रभागा, ठीक है, चंद्रभागा नदी, ठीक है। ये चंद्र है, ये भागा है, दोनों मिलकर क्या बनती है? चंद्रभागा नदी का निर्माण करती है। और यहाँ से होते हुए ये नदी, ठीक है, एक दर्रे से प्रवेश करती है। इस दर्रे का नाम है, कौन सा दर्रा है? ये बारालाचा दर्रा है, ठीक है। आगे इसको मैं मेंशन करता हूँ। यहाँ से होते हुए इसमें जितनी परियोजना है ये फिर पाकिस्तान में प्रवेश करती है, ठीक है, चिनाब नदी। यहाँ पर एक परियोजना है, यहाँ पर एक परियोजना है, इसमें 3 परियोजना है, ठीक है। तो रेड कलर पहन लेता हूँ। और इस दर्रे का नाम क्या है? बारालाचा, है ना, बारालाचा दर्रा। अब ये चिनाब नदी यहाँ से प्रवेश करती है। ये है 3 इसमें परियोजना है, 1 परियोजना, 2 परियोजना, 3 परियोजना। तो इसको आप याद ऐसे रखिएगा, सलाल दुलहस्ती, सलाल दुलहस्ती बगलियार, सलाल दुलहस्ती बगलियार, ठीक है, बगलिहार। तो ये जो बगलिहार परियोजना है ना, ये इंडिया वर्सेस पाकिस्तान दोनों के बीच में विवादित है, ठीक है। अब देखिए विवादित वाली स्थिति कब आती है? जब दोनों जो रहते हैं ना बॉर्डर में रहते हैं, तो इस स्थिति में विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है, ठीक है। तो बगलिहार परियोजना जो कि चिनाब नदी पे है, ये आपका विवादित है भारत और पाकिस्तान के मध्य में। हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा के नाम से जानी जाती है यही चिनाब नदी को। कौन से नाम से जानी जाती है? मैंने आपको बताया था, चंद्रभागा, है ना, ठीक है। इस तरह से चिनाब नदी को आपने एक ओवरव्यू देख लिया है। नेक्स्ट है आपका रावी नदी, है ना, रावी। अच्छा एक और है जो दुलहस्ती परियोजना है ना, इसमें हाइड्रो पावर स्टेशन लगा हुआ है, हाइड्रो पावर स्टेशन, है ना, इसको याद कर लीजिएगा बस एक ऐसे ही, है ना। नेक्स्ट है आपका तीसरा है JCR, आर यानी कि रावी, रावी नदी,
है ना। अब इसका प्राचीन नाम क्या है? इसका प्राचीन नाम है पुरुषणी। रावी नदी का प्राचीन नाम पुरुषणी है, ठीक है। अब रावी नदी कहाँ से निकलती है? रावी नदी निकलती है रोहतांग दर्रा से निकलती है, ठीक है। हिमाचल, रोहतांग दर्रा से प्रवेश करती है, हिमाचल प्रदेश के कुल्लू घाटी से निकलती है ये। तो ये बना देते हैं आपका हिमाचल प्रदेश का कुल्लू घाटी। यहाँ से रावी नदी निकाल कर हम ले आते हैं, ठीक है। अब यहाँ से निकाल के ले आते हैं, चिनाब नदी इधर आके मिलती है, मतलब पहले रावी नदी मिलती है, फिर दोनों नदी जाके सिंधु नदी में जाके मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये है, और ये एक दर्रा है रोहतांग दर्रा, प्रवेश करी, ठीक है। और इसमें एक परियोजना है, ठीक है, और एक परियोजना है। यहाँ पर आके क्या मिलती है? आपका चिनाब नदी मिलती है, और यहाँ पर रावी नदी, ठीक है। उसके बाद जाके सिंधु नदी से मिल जाती है, ठीक है। तो ये क्या है? हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश की कुल्लू घाटी से निकलती है। कौन निकलती है? आपका रावी नदी कुल्लू घाटी से निकलती है, और कुल्लू घाटी से रोहतांग दर्रा में प्रवेश करती है। ये कौन सा दर्रा है? रोहतांग दर्रा, ठीक है। और इसमें एक परियोजना है र से रावी, र से रंजित सागर परियोजना, रंजित सागर परियोजना, है ना। ये रंजित सागर परियोजना कहाँ पर है? पंजाब में है, याद रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक ऐतिहासिक, जैसे कि मैंने बताया, इनका नाम इसका नाम जो है प्राचीन नाम पुरुषणी था, ठीक है। तो प्राचीन में यहाँ पर एक युद्ध का जिक्र आता है, दशराग्य युद्ध, ठीक है, जो ऋग्वैदिक काल से संबंधित है। इसको आप डीप में पढ़ना। वो कहते हैं कि इसी नदी के किनारे हुआ था, ठीक है, ऋग्वैदिक काल से संबंधित है ना। इसको भी याद रख लीजिए, पूछता है दशराग युद्ध के बारे में, है ना। और ये रावी नदी और चिनाब नदी यहाँ पर आके मिलती है, फिर ये दोनों मिलकर सिंधु नदी में जाके मिल जाते हैं, ठीक है। और रावी नदी और चिनाब नदी के संगम को क्या बोलते हैं? सराय सिंध बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सराय सिंध। ये हुआ रावी नदी के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका व्यास नदी, ठीक है। व्यास नदी कहाँ से निकलती है? ये निकलती है हिमाचल प्रदेश के व्यासकुंड से निकलती है, ठीक है। व्यासकुंड बना दिया हमने। अब यहाँ से निकाल दिया आपके व्यास नदी को, व्यासकुंड से निकलती हुई व्यास नदी को निकाल दिया। अब ये पाकिस्तान में, मतलब जो है ना, पाकिस्तान में नहीं जाती, ये यही पंचनद में यही एक ऐसी नदी है जो कि भारत तक ही बहती है, भारत में सीमित है, ठीक है। अब ये सतलज नदी से होते हुए सतलज नदी यहाँ पर जाके मिल जाती है, और सतलज नदी के साथ मिलकर ये सिंधु नदी में मिलती है, ठीक है। तो ये भारत में बहती है, बाकी इसका जो ट्रैवलिंग है वो सतलज नदी के थ्रू होता है, ऐसा समझ लीजिए, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश के व्यासकुंड से निकलती हैं। अब कौन से दर्रे से प्रवेश करती है? तो ये भी रोहतांग दर्रे से प्रवेश करती है, ठीक है। इसमें परियोजना कौन सा है? इसमें पोंग परियोजना है, मैं लिखता हूँ अभी, ठीक है। और यहाँ पर आके आपका व्यास नदी और सतलज नदी मिलते हैं, ठीक है। तो ये है आपका रोहतांग दर्रा, ठीक है। और यहाँ पर क्या है? पोंग परियोजना। बस इस नदी के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं है। और यहाँ पर सतलज नदी आकर मिलती है, सतलज और व्यास, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? हरिके बैराज बोलते हैं इसके संगम को, ठीक है, हरिके बैराज। बस इसके बारे में इतना। अच्छा हाँ, इसका प्राचीन नाम मैंने नहीं बताया, इसका प्राचीन नाम है विपाशा, है ना। बढ़ते हैं हमारी लास्ट नदी की ओर। पांचवा है सतलज नदी, ठीक है, JCRVS, ठीक है। इसका प्राचीन नाम है, सतलज नदी का प्राचीन नाम है शतुद्री, प्राचीन नाम शतुद्री, ठीक है। और इसकी लंबाई भी 1500, ठीक है, 1500 किलोमीटर है ना, इतना याद रखिए। अब ये क्या, कहाँ से निकलती है? ये राकसताल ग्लेशियर से निकलती है, ग्लेशियर वाली नदी है, ठीक है, राकसताल ग्लेशियर से यहाँ से निकलती है, ठीक है। शिव किला दर्रे से प्रवेश करते हुए भारत में बहती है, और उसके बाद ये पाकिस्तान सिंधु नदी में जाकर मिल जाती है पाकिस्तान में होते हुए, ठीक है। तो अब ये क्या है? कौन से दर्रे से प्रवेश करती है? ये शिव किला दर्रा। यहाँ पर कौन सा दर्रा है?
शिप किला दर्रा, है ना। और इसी पर क्या है, इसका एक ट्रिक है ना कि इसमें जितने भी सारे आपके परियोजना हैं उसके लिए, ठीक है। जैसे यहाँ पर है कोल डैम, ठीक है, और नापड़ा झापड़ी, है ना। और क्या है, भाखड़ा नागल बांध। तो भाखड़ा नागल बांध किस में है, आपका सतलज नदी में, ठीक है। भाखड़ा नागल परियोजना, या इसी परियोजना को बोलते हैं गोविंद सागर परियोजना, ठीक है। गोविंद सागर जलाशय, है ना। और ये आपका राकसताल ग्लेशियर से होते हुए रोहतांग दर्रा से प्रवेश करती है। यहाँ पर कोल डैम बना हुआ है। कोल डैम के बाद नापड़ा झापड़ी के बाद यहाँ पर आपका भाखड़ा नागल बांध बना है। उसके बाद ये पाकिस्तान से होते हुए सिंधु नदी में जाके मिल जाती है। ये है आपका सतलज नदी, ठीक है। तो एक चीज़ याद कर लीजिए, सतलज नदी का जो ट्रिक है वो है, मतलब इसमें जितनी सारी परियोजना हैं, ठीक है, इसका एक ट्रिक है भाई को नास, ठीक है। तो भ से है भाखड़ा नागल बांध, ये भाखड़ा नागल बांध, ठीक है। ई से है आपका इंदिरा गांधी नहर परियोजना, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, ठीक है। और इसके बाद क्या है, को से है आपका कोल डैम, ये वाले कोल डैम, ठीक है, इसको मैं लिख नहीं रहा हूँ, है ना। ना से क्या है, ना से नापड़ा झापड़ी, ठीक है, इसको भी नहीं लिखा हूँ। और स से है आपका सरहिंद परियोजना। एस्पिरेंट्स, अगर आपको ट्रिक पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और चैनल के बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आप तक ये वीडियो पहुंच जाए। देखिए, परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप ये वीडियो जो है अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और सब्सक्राइब तो ज़रूर से कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। जैसे कि अभी हमने पढ़ा है सिंधु नदी के बारे में और पंचनद के बारे में, ठीक है, सिंधु नदी और पंचनद, ठीक है। अब हम इम्पोर्टेंट झील को देख लेते हैं, ठीक है। झील के बारे में भी पढ़ लेते हैं, ठीक है, कुछ ट्रिक के थ्रू देखने की कोशिश करेंगे, है ना। आगे बढ़ते हैं। पहला झील है आपका सरदार सरोवर, है ना। ये कहाँ पर है, ये है आपका नर्मदा नदी में, ठीक है। और ये सरदार सरोवर जो परियोजना बना है वो कहाँ पर, नर्मदा नदी तो MP अमरकंटक से निकलती है, ठीक है। ये बना कहाँ है, सरदार सरोवर परियोजना जो भी बना है, झील बना है, ये कहाँ पर बने, गुजरात के नवेगांव में, ठीक है। सरदार सरोवर कहाँ बने, गुजरात के नवेगांव में, ठीक है। इतना याद रखना है। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर होता है विद्युत उत्पादन होता है ना। किसी भी जल विद्युत परियोजना, बांध है, वहाँ सिर्फ जल का संचय करना ही मेन उद्देश्य नहीं होता। विद्युत परियोजना मतलब विद्युत उत्पादन भी किया जाता है, ठीक है। कंपलसरी नहीं है, पर बड़े परियोजना मल्टीपर्पज़ के लिए विद्युत उत्पादन भी किया जाता है। तो यहाँ विद्युत उत्पादन होता है 1450 मेगावाट, ठीक है, 1450 मेगावाट की बिजली उत्पादन किया जाता है, ठीक है। जल आपूर्ति, अब ये जो परियोजना है इसकी जल आपूर्ति जो है किसको होती है, तो MP और गुजरात को होती है, ठीक है। MP को आपका 65.18% मिलता है, क्योंकि नदी तो यहीं से बह के आती है, और गुजरात को इसका 32.14% मिलता है, ठीक है। अब विद्युत उत्पादन करें तो विद्युत का भी बंटवारा होगा, ठीक है। विद्युत को भी बांटते हैं भैया, बना तो गुजरात में है लेकिन नदी तो MP से निकल रही है। अब इसी चीज़ में आप लेन देन को गड़बड़ करते हो ना, तो फिर परियोजनाओं में विवादित परियोजना बन जाती है वो, ठीक है। विवाद शुरू हो जाता है कि ये जल विवाद, वो जल विवाद, है ना, ठीक है। तो ये MP में को मिलता है 57% मेगावाट, मतलब ये इसका 1450 मेगावाट का 57% MP को मिलता है, और गुजरात को मिलता है इसका आपका 27%, ठीक है। क्योंकि नदी जो है ओरिजिन कहाँ से हो रही है, MP से, तो MP को जल आपूर्ति भी ज़्यादा हो रही है और विद्युत का हिस्सा भी ज़्यादा मिल रहा है, ठीक है। और इस
परियोजना से लाभान्वित राज्य कौन कौन से हैं, तो इससे लाभान्वित गुजरात भी है, ठीक है, इसको भी लाभ मिलता है, एमपी को तो मिलता ही मिलता है, महाराष्ट्र को थोड़ा सा, ठीक है, और राजस्थान को भी इसको लाभ मिलता है, ठीक है। अब इसी सरदार सरोवर के विरोध में, इस परियोजना के विरोध में क्या हुआ था, एक नर्मदा धारण समिति बनाई गई थी, ठीक है, नर्मदा धारण समिति बनाई गई थी। इस समिति का उद्देश्य था कि नर्मदा बचाओ। कब बनाया गया था इसको, तो 1986 में, ठीक है, 1986 में बनाया गया था। कहाँ पर बनाया गया था, महाराष्ट्र में बनाया गया था, महाराष्ट्र में, और मेधा पाटकर के द्वारा बनाया गया था, मेधा पाटकर, है ना। इनका इस समिति को बनाने का जो मुख्य उद्देश्य था वो ये था कि उस समय यह मानना था कि इस परियोजना के तहत नर्मदा नदी का दोहन हो रहा है, या फिर उसको मतलब नर्मदा नदी का दोहन होगा, है ना, और इससे नदी जो है वो नष्ट हो जाएगी। इस तरह से नर्मदा को बचाने के लिए इस समिति को बनाया गया था, ठीक है। और नर्मदा नदी से बहुत आस्था भी जुड़ी हुई है, ठीक है। प्राचीन में इस नर्मदा नदी को रेवा नदी के नाम से जाना जाता था, रेवा नदी, ये फैक्ट भी याद कर लीजिए। उसके बाद क्या हुआ, इसी धारण समिति ने 1979 में, ठीक है, 1979, 4 साल बाद नर्मदा बचाओ आंदोलन चलाया, नर्मदा बचाओ आंदोलन चलाया 4 साल बाद, है ना। और बस इस सरदार सरोवर परियोजना के लिए इतने फैक्ट काफ़ी हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट झील की तरफ, ठीक है। दूसरा झील है इंदिरा सागर, इंदिरा सागर, ठीक है। इस झील में क्या हुआ, ये कहाँ बना है, ये बना है नर्मदा में, नर्मदा नदी में। और ये झील कहाँ है, ये है एमपी में, एमपी के खंडवा में, खंडवा जिला में, ठीक है। इसमें भी विद्युत उत्पादन होता है, विद्युत उत्पादन होता है, कितना होता है, तो 1000 मेगावाट विद्युत उत्पादन किया जाता है, ठीक है। और बस इतना याद कर लिए, नर्मदा नदी में हमने 2 पढ़ लिया है, ठीक है, सरदार सरोवर और आपका इंदिरा सागर परियोजना, ठीक है। और अन्य परियोजना भी है, उसको एक सरसरी नज़र से देख लीजिए। अन्य परियोजना है आपका ओंकारेश्वर और बरगी परियोजना, ठीक है, ओंकारेश्वर और बरगी परियोजना, है ना, बरगी परियोजना, है ना। तो ये जो है आपका, बस याद रखिएगा, क्वेश्चन में आ जाएगा तो आपको टिक लगाना है। नेक्स्ट है, तीसरा है आपका भाखड़ा नागल परियोजना, या भाखड़ा नागल बांध, भाखड़ा नागल बांध, ठीक है। ये जो बांध है ना, ये मैंने आपको पहले बता दिया था, सतलज नदी पर है, ठीक है, सतलज नदी पर है। और सतलज नदी की परियोजनाओं के लिए मैंने आपको ट्रिक भी बनाया था, भाई कोनास। भा से है भाखड़ा नागल, ई से है इंदिरा सागर परियोजना, और को से है कोल्डिम, सा से है भाई कोनास नापड़ा झापड़ी, और स से है आपका सरहिंद परियोजना, ठीक है। तो अभी भाखड़ा नागल के बारे में पढ़िए। ये 3 राज्यों की संयुक्त परियोजना है, ठीक है, संयुक्त परियोजना है, याद रखिएगा। भाखड़ा नागल कहाँ पर है, आपके हरियाणा और पंजाब और राजस्थान, ठीक है, यहाँ की संयुक्त परियोजना है ना। और गोविंद सागर जलाशय इसी में है, गोविंद सागर जलाशय, ठीक है। अगला परियोजना है आपका कृष्णराज सागर बांध, कृष्णराज सागर बांध। ये कहाँ पर है आपके, ये है आपके कावेरी नदी पर, ठीक है, कावेरी नदी पर है और स्थित है आपके कर्नाटका में। लोकेशन कहाँ पर है, कर्नाटक, ठीक है, कर्नाटक, यहीं पर है। वृंदावन उद्यान भी है यहीं पर, है ना, वृंदावन उद्यान। अब ये समझिए कृष्ण जी हैं तो वृंदावन उद्यान भी होगा, याद रखने वाली चीज़ें हैं, ठीक है। और कृष्ण राज सागर बांध का जो रूपरेखा है उसको किसने तैयार किया था, तो एम विश्वेश्वरैया ने, एम विश्वेश्वरैया, ठीक है, ने तैयार किया था। और कावेरी नदी के बारे में अगर पढ़ रहे हैं तो कावेरी नदी जल विवाद भी बहुत फेमस है, ठीक है, जल विवाद है, इसको भी देख लीजिए। जल विवाद किनके बीच में है,
तो ये पानी की मात्रा को लेकर विवादें उत्पन्न होती कि हम इतना पानी रखेंगे, हमको इतना ये, तो इस तरह से बहुत सारी नदियों में बहुत सारे जल विवाद हैं, ठीक है। तो कावेरी नदी जल विवाद बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये किन के बीच में है, तो कर्नाटका के बीच में है, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, ठीक है। इन 3 राज्य के अलावा एक केंद्र शासित प्रदेश भी है, पुदुचेरी, ठीक है। इसके बीच में, इन चारों के बीच में विवादित है, ठीक है। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और पुदुचेरी, है ना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट झील या परियोजना की तरफ। 5वां है आपका हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध तो हमारे महानदी में स्थित है, ठीक है, छत्तीसगढ़ के महानदी में स्थित है, ठीक है। तो कमेंट करके बताइएगा कि महानदी की लंबाई कितनी है, कुल लंबाई बताना कि सियावा से निकल के जो बंगाल की खाड़ी तक जाती है ना, तो इसकी कुल लंबाई कितनी है और छत्तीसगढ़ में कितनी बहती है, ये कमेंट करके आप लोगों को बताना है, ठीक है। ये कहाँ पर है हीराकुंड बांध, आपका उड़ीसा में, ठीक है, उड़ीसा में स्थित है ना। ये क्या हुआ था, हीराकुंड बांध बनना जो प्रारंभ हुआ था वो था 1948 में प्रारंभ हुआ था, और बन के रेडी कब हुआ था, ये 1957 में बन के रेडी हुआ, ठीक है, कंप्लीट हुआ इसका काम। इसकी लंबाई जो है ना, ये विश्व का सबसे बड़ा बांध है ना। तो इसकी लंबाई, बड़ा है तो इंपॉर्टेंट हो जाता है, बड़ा है तो कितना बड़ा है, इसकी लंबाई क्या होगी, है ना। इसकी लंबाई है आपका 25.8 किलोमीटर, बहुत बड़ा बांध है, ठीक है। सिंचित क्षेत्र, ये कितने क्षेत्र को सिंचित करता है ना, तो इसका भी पूछा जाता है क्वेश्चन। तो ये लगभग 10 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचित करता है, ठीक है। इसके बारे में इतना ही, है ना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, आपका 6वां है चंबल घाटी परियोजना। चंबल घाटी परियोजना, है ना, चंबल घाटी परियोजना। तो इसका क्या है कि ये जो चंबल घाटी परियोजना है, ये 2 राज्यों के बीच में है, ठीक है। पहले तो ये कौन सी नदी पर है देख लीजिए, चंबल नदी पर स्थित है, चंबल नदी पर स्थित है, ठीक है। अब 2 संयुक्त परियोजना है, तो संयुक्त परियोजना मतलब एक स्टेट का तो होगा नहीं, है ना। तो कौन से 2 स्टेट हैं संयुक्त परियोजना है, तो है ना, ये है आपका राजस्थान और MP, ठीक है। इन दोनों स्टेट्स की संयुक्त परियोजना है ना। अब ये देख लीजिए कि चंबल नदी में और कितने परियोजना या फिर कितने झील हैं, ठीक है। तो इसके लिए ट्रिक है, ट्रिक देख लीजिए। अब चंबल, आपने सुना होगा, चंबल जो जगह था इतिहास में वो डाकुओं के लिए प्रसिद्ध था, है ना, मतलब यहाँ पे डाकुओं का राज चलता था, ठीक है। तो बस इतना जान लीजिए कि गांधी राज परियोजना, मतलब सॉरी, ये ट्रिक है ना, ये ट्रिक है, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ। तो गांधी से होगा गांधी सागर, इसमें 3 परियोजना है, गांधी सागर, ठीक है। रा से है राणा सागर परियोजना, ज से है जवाहर सागर परियोजना, है ना। इस तरह से 3 परियोजना है चंबल नदी पर। ये भी ट्रिक है, तो जहाँ पर ट्रिक आपको मिलता है, आपके लिए सूटेबल है, तो इस ट्रिक को अपनाइए, नहीं तो फिर आप खुद से अपने आप ट्रिक बनाइए। देखिए, मैं आपको आसानी से याद करने का एक ट्रिक बता रहा हूँ, आपको मुश्किल लग रहा है तो आप अपने लिए ट्रिक बनाइए। याद होने से मतलब है, चाहे आपके ट्रिक से याद हो चाहे मेरे ट्रिक से याद हो, ठीक है। याद होना इंपॉर्टेंट है ना। नेक्स्ट है आपका टिहरी बांध, टिहरी बांध कहाँ पर है, तो ये भागीरथी नदी पर स्थित है, कहाँ पर है, तो टिहरी बांध उत्तराखंड में है ना। ये कब बना, ये 1978 में बना, ठीक है। और इसकी स्वीकृति योजना आयोग ने कब दे दी थी, योजना आयोग ने इसकी स्वीकृति दी थी 1972 में। तो 72 में स्वीकृति दे दी थी, लेकिन ये 78 में बन के रेडी हुआ, है ना। तो ये टिहरी बांध का जो है ना, वो है कि देश का सबसे ऊंचा बांध है, टिहरी बांध, है ना। अब ऊंचा है, सबसे ऊंचा है बोल रहे हैं, तो मैं जब भी बढ़ाता हूँ सबसे ऊंचा है, विशेष है, तो कितना ऊंचा है, तो ये पूछा जाता है ना। तो ये 260.5 मीटर ऊंचा है, ठीक है। अब टिहरी बांध बनाने के समय में विरोध हुआ था, ठीक है, बहुत विरोध हुआ था। और विरोध का कारण क्या था कि भैया यहाँ पर
भूकंप प्रवण क्षेत्र है ना, भूकंप प्रवण क्षेत्र है ना। अब अगर आप ये बांध में थोड़ी बहुत भी क्षति होती है तो ये सबसे ऊंचा तो है ऑलरेडी, है ना। इस तरह से अगर सबसे ऊंचा बांध है यहाँ पर, है ना, आपने बाहुबली मूवी देखी थी ना, है ना, इसमें जैसे पानी है, मैं बता रहा हूँ, अगर ये बांध टूटा तो जैसे ही उसमें बांध को दरवाज़ा को खोल देते हैं बाहुबली का, तो जितने भी आक्रमणकारी होते हैं वो बह जाते हैं। तो वैसे ही ये ऊंचा है तो इसमें जल भी बहुत सारा होगा, बहुत सारे जल को ये संचित करके रखता है ये टिहरी बांध, ठीक है। तो अगर कुछ हुआ, और ये भूकंप प्रवण क्षेत्र में है ना, इसको कोई तोड़ेगा तो नहीं, लेकिन अगर प्राकृतिक रूप से अगर कोई आपदा आती है, भूकंप आता है, तो ये जो है वो आसपास के लोगों को या आसपास के आवासीय क्षेत्र को क्षति पहुंचा सकता है। इसीलिए इस टिहरी बांध का विरोध हो रहा था कि भूकंप प्रवणित क्षेत्र में इतना लंबा ऊंचा बांध क्यों बनाया गया करके, ठीक है। हाँ, बस आपको याद रखना ये फैक्ट कि 1978 में कंप्लीट हुआ है। योजना आयोग ने इसकी जो अनुमति थी, स्वीकृति थी, इसको 1972 में दे दी थी। सबसे ऊंचा बांध है तो कितना ऊंचा है, 260.5 मीटर ऊंचा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, है ना। नेक्स्ट है आपका 7वां, दामोदर घाटी परियोजना। दामोदर घाटी परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना, ये परियोजना 1948 में और कौन बना था आपका, हीराकुंड बांध जो है वो शुरू हुआ था, लेकिन बना कब था, 57 में बना था, ठीक है। लगभग 9 साल लग गए थे उसको बनने में। तो दामोदर घाटी परियोजना दामोदर नदी पर है। कहाँ पर है, दामोदर नदी पर स्थित है ना। और इसकी रूपरेखा जो है, अच्छा, दामोदर नदी में है ना, तो दामोदर नदी में इसका भी एक ट्रिक है, ट्रिक बता देता हूँ पहले कि दामोदर नदी में कौन कौन सा है। तो इसको है पति को दादू, ठीक है, ये एक ट्रिक है इसका। तो दामोदर नदी में जितनी परियोजनाएं हैं वो कवर हो जाती है इस ट्रिक से, ठीक है। तो प से है पंचेत, ती से है तिलैया, को से है आपका कोनार, दा से है दामोदर और दू से है दुर्गा। इतनी सारी परियोजना है, ठीक है। पंचेत, तिलैया, कोनार, दामोदर और दुर्गा, ये परियोजना आपका दामोदर नदी में है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हमारे नागार्जुन परियोजना, नागार्जुन सागर या परियोजना, ठीक है। ये कहाँ पर है, ये कृष्णा नदी पर है, कृष्णा नदी पर, है ना। ये कब बन के रेडी हुआ था, 1967 में, है ना। विस्तार कहाँ पर है इसका, विस्तार है आपका तेलंगाना में, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में, ठीक है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में इसका विस्तार है नागार्जुन सागर का, ठीक है। जिला भी देख लीजिए, नलगोंडा जिला, तेलंगाना के नलगोंडा जिला में, और आपका आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिला में, गुंटूर जिला तक विस्तार है इसका, है ना। और इसी नागार्जुन जो हाँ, तो नेक्स्ट है आपका 10वां है चुक्का बांध परियोजना, चुक्का बांध परियोजना, ठीक है। चुक्का बांध परियोजना, ये क्या है, देखिए ये इंपॉर्टेंट है ना, आप इसमें स्टार मार्क कर लीजिए, है ना। तो ये 1991 में रेडी हुआ, 1919 लिख रहा हूँ मैं अभी, 1991, ठीक है। अब ये कहाँ पर है, तो ये है वांगचू नदी पर या रैदक नदी पर, ठीक है, ये है। अब ये वांगचू रैदक नदी तो आपने सुना नहीं होगा इंडिया में, है ना। तो ये कहाँ पर है, इंडिया में है भी नहीं, ये एक्चुअल में भूटान की नदी है ना। भूटान की नदी पे ये चुक्का बांध परियोजना बना हुआ है 1991 में, ठीक है। भूटान में, भूटान दूसरा देश है, ठीक है। लेकिन सहयोग कौन किया है, सहयोग हमारा भारत किया है, भारत के सहयोग से भूटान में ये चुक्का बांध परियोजना बना है ना। जिसकी ऊंचाई जो है, अब ये भारत बनवा के दिया है ना, तो इसकी ऊंचाई वगैरह थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। तो 40 मीटर इसकी ऊंचाई है, ठीक है, 40 मीटर इसकी ऊंचाई है। और ये क्या होता है कि भारत सरकार की पूर्ण वित्त पोषित इकाई है ना। और जिसमें से 60% का अनुदान और 40% का ऋण दिया गया था, है ना। मतलब कि क्या, भारत मतलब पूरा इसको बना के दिया है, ठीक है। जिसमें 60% जो बांध बनाने में जो खर्चा आएगा, 60% वो अनुदान देगा, अनुदान, ठीक है। अब 40% भैया मैं आपको ऋण दे सकता हूँ, पूरा एकदम 100% तो करके दूंगा नहीं, तो ये ऋण देगा, ठीक है। तो इस बेसिस पे
इनका डील हुआ था भारत और भूटान के बीच में, है ना। लेकिन ये भी बोला गया था कि विद्युत जो यहाँ पर विद्युत उत्पादन होगा, इसमें विद्युत उत्पादन होता है ना, तो इसकी विद्युत क्षमता है कितनी है, इसकी विद्युत क्षमता है 336 मेगावाट, ठीक है। विद्युत अच्छा, और विद्युत निर्यात कहाँ पर होता है, हाँ, विद्युत जो है वो पूरा भारत को आता है, ठीक है। विद्युत किसको आता है, भारत को आता है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, समझ में आ रहा है। 336 मेगावाट चुक्का बांध परियोजना कहाँ पर है, भूटान पर स्थित है ना। सहयोगी कौन है, भारत के सहयोग से बना है, जिसमें से 60% भारत ने अनुदान दिया था और 40% ऋण दिया था। इसकी ऊंचाई कितनी है, 40 मीटर है। कब बना था, तो ये बना था 1991 में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, देखिए वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते हुए चलिएगा, ठीक है। और अगर कुछ और आपको इसके बारे में थोड़ा सा बताना है या फिर फीडबैक देना है कि पढ़ाई कैसे चल रही है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, आगे बढ़ते हैं, इडुक्की परियोजना। इडुक्की परियोजना, इडुक्की बांध परियोजना, है ना। इडुक्की बांध परियोजना, तो ये कहाँ पर है, तो ये है पेरियार नदी पर। कहाँ पर है, पेरियार नदी में, ठीक है। और पेरियार नदी कहाँ पर है, पेरियार नदी है आपका केरल में, ठीक है ना। तो ये एशिया के सबसे बड़े आर्क बांधों में से एक है। आर्क बांध मतलब समझ रहे हैं, ये एशिया का है, एशिया का आर्क बांधों में सबसे बड़ा बांध है, आर्क बांध, है ना। तो ये आर्क बांध ऐसे रहता है, समझो कि ये बांध है और ये कुछ इस तरह से है, मतलब घोड़े की नाल रहती ना, आधा इस तरह से, तो इस तरह से पानी है इसमें, ठीक है, इसमें पानी है, तो ये आर्क बांध है, ठीक है। तो इसकी ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई है इसकी 555 फीट, ये फीट में है ना। और ये दो पर्वतों के बीच में स्थित है, ठीक है। ये है कुरावन पर्वत, ठीक है, और ये कुर्थिमाला पर्वत, इनके बीच में बना है आर्क, ठीक है। तो ये कुरावन पर्वतमाला है, कुरावन पर्वतमाला और कुर्थी पर्वतमाला, ठीक है। इन दोनों के बीच में स्थित है, ये दोनों पहाड़ियों के बीच में कौन सा है, इडुक्की बांध परियोजना स्थित है। ये एशिया का सबसे बड़ा आर्क बांध है, इसकी खासियत है। देखिए हम लोग इम्पोर्टेंट झील को पढ़ते हुए जा रहे हैं ना, है ना। 55 फीट ऊंचाई है ना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट दूसरा है, मतलब नेक्स्ट है मयूराक्षी परियोजना। मयूराक्षी परियोजना, देखिए ये नाम से ऐसा लग रहा है जैसे कि ये भारत के साउथ साइड में स्थित होगा। मयूराक्षी टेम्पल इस साइड है ना, मयूराक्षी की मीनाक्षी है, देखते हैं जो भी। तो ये कहाँ पर है, मयूराक्षी परियोजना जो है वो मयूराक्षी नदी पर है ना, मयूराक्षी नदी पर स्थित है, मयूराक्षी नदी, है ना। तो ये जो है ये मयूराक्षी परियोजना झारखंड और वेस्ट बंगाल में स्थित है, ठीक है, झारखंड और वेस्ट बंगाल में की संयुक्त परियोजना है, ठीक है, वेस्ट बंगाल की, पश्चिम बंगाल की, ठीक है। इसमें विद्युत उत्पादन होता है ना, विद्युत उत्पादन होता है 4000 किलोवाट, यानी कि लगभग 400 मेगावाट की बात कर रही है ना, ठीक है। और बस इसके बारे में सिर्फ इतना ही याद रखिएगा, मयूराक्षी परियोजना नाम से ऐसा लगता है कि साउथ में स्थित होगा, लेकिन झारखंड और वेस्ट बंगाल में स्थित है, ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है 13, ठीक है। ये कौन सी है भैया, तो ये है आपका कालपेक जल विद्युत परियोजना। जल विद्युत नाम से ही पता चल रहा है, ये जल को भी संचय करेगा और इसमें विद्युत भी बनाएगा, ठीक है। जल विद्युत परियोजना ये कहाँ पर स्थित है, तो ये कालपेक नदी में स्थित है, कालपेक नदी में स्थित है, ठीक है। अब इसकी खास बात यह है कि ये जो परियोजना है, ये परियोजना अंडमान और निकोबार की परियोजना है, ठीक है, प्रथम परियोजना है, मतलब पहली परियोजना है, ठीक है ना। नेक्स्ट आते हैं आपका रिहंद परियोजना, है ना। ये कहाँ पर है, रिहंद नदी पर स्थित है। रिहंद नदी के बारे में आपको सभी को पता है ना, कमेंट करके बताइएगा, ठीक है, कहाँ से निकलती है। और ये कहाँ पर स्थित है, तो यूपी के सोनभद्र जिले में स्थित है, सोनभद्र जिला, ठीक है। और ये सोनभद्र जिला ही एक ऐसा जिला है जो 4 स्टेट को टच करता है ना, इसको भी बता देता हूँ। तो ये एमपी को,
और सीजी को और महाराष्ट्र को और उसके बाद झारखंड को, है ना। नहीं नहीं, महाराष्ट्र को नहीं, झारखंड और बिहार को टच करता है। एमपी, सीजी, झारखंड और बिहार को टच करता है यूपी का सोनभद्र जिला। तो सबसे ज़्यादा स्टेट को ये टच करने वाला है ना। ठीक है, रिहंद नदी हो गया। इसमें विद्युत जो है, विद्युत वो 300 मेगावाट विद्युत उत्पन्न होता है, 300 मेगावाट, है ना। और इसमें कृत्रिम झील भी है, गोविंद वल्लभ पंत सागर, गोविंद वल्लभ पंत सागर। इसकी जो सिंचित क्षेत्र है वो कितने एरिया को सिंचित करता है, तो 2.5 लाख हेक्टेयर को सिंचित करता है। ठीक है, अब एक और है आपका उकाई परियोजना, है ना। उकाई परियोजना ये क्या है, ताप्ती नदी पे है, ताप्ती नदी। ठीक है, अब ये कहाँ पर है, तो सूरत में स्थित है, सूरत गुजरात में, है ना, सूरत के गुजरात में स्थित है। इसमें भी विद्युत कितना होता है, तो इसमें भी 300 मेगावाट विद्युत होता है, उत्पादन किया जाता है। ठीक है, उकाई परियोजना कहाँ पर है, आपके ताप्ती नदी पे है, सूरत गुजरात में। तो इस तरह से हमने लगभग 15 इम्पॉर्टेंट झील और परियोजनाओं के बारे में पढ़ा है। ठीक है, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसी तरह के आपको परीक्षा उपयोगी तथ्य और फैक्ट के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें, और चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, धन्यवाद।